दुनिया में नाम कमाने और अपनी ताकत बढ़ाने और अपनी शोहरत के लिए हर सदी में तमाम लोग हुए। हिंदुस्तान एक वक्त में जो सोने की चिड़िया हुआ करता था, उस पर पूरी दुनिया की नज़र रहती थी। यहाँ आकर काम करना, यहाँ व्यापार करना और यहाँ बसना बड़े बड़े राजाओं का सपना हुआ करता था। ऐसे ही एक पुर्तगाल के राजा हुए जॉन द्वितीय। 14वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ और उसी वक्त वो राजा बने। लेकिन उन्होंने पाया कि उनका सिंहासन खतरे में है, क्योंकि पुर्तगाल का खजाना खाली है और उनके दरबारी ज़्यादा रईस हो चुके हैं और ज़्यादा ताकतवर। ऐसे में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरत पड़ी और अपना खजाना भरने की भी। सबसे पहले तो उसने अफ्रीका के साथ चलने वाले सोने और गुलामों के व्यापार को बढ़ाया। फिर उसकी नज़र गई मसालों के व्यापार पर। तब यूरोप और एशिया के बीच में ज़मीन के रास्तों से मसालों का व्यापार होता था। इसीलिए 15वीं शताब्दी की शुरुआत से ही यूरोपीय जहाज़ों ने एक नए रास्ते की खोज की ज़रूरत महसूस की। इस रास्ते से यूरोप को भारत की तरफ आकर्षित करने के लिए पहली बार आइडिया आया और लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा रास्ता ढूंढा जाए जो कि समुद्री हो, और ताकि वहाँ पर समय कम लगे। इसी बीच 1495 में मैनुअल प्रथम पुर्तगाल के राजा बने। उन्होंने राजा जॉन की तरह ही अपने राज्य को आगे बढ़ाया। एशिया तक समुद्री रास्ता खोजने के लिए उन्हें ज़रूरत थी। ऐसे में उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो लंबी दूरी समुद्र में तय कर सके और ख़तरों को उठा सके, और उसके लिए वो हुनरमंद हो। यहीं से सबसे पहली बार इंट्रोडक्शन मिलता है वास्को डी गामा का, जो कि वास्को डी गामा की अगर बात करें तो 1460 से 1459 के बीच में पुर्तगाल के साइनस शहर में उनका जन्म माना जाता है। उनके पिता के बारे में कहा जाता है कि वो शाही किले के कमांडर थे और माँ एक अच्छे वर्ग से आती थी, जिसके चलते वास्को डी गामा को पुर्तगाली नौसेना में शामिल कर लिया गया था और इस दौरान उसने बहुत नाम कमाया अपनी काबिलियत के दम पर। नौसेना के वक्त गुजरने के दौरान वास्को डी गामा की मुलाकात तब के नामी जहाजियों से हुई जो समुद्र के चप्पे चप्पे को जानते थे। समुद्री यात्रा के बारे में उन्हें अच्छा खासा ज्ञान था और उनकी सोहबत का असर यह था कि उसको भी खूब ज्ञान हुआ। किंग मैनुअल के आदेश पर 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा ने अपनी पहली यात्रा शुरू की। वो अपने साथ 4 छोटे जहाज, 171 आदमी और 3 साल का राशन लेकर निकल पड़ा। भारत तक पहुंचने और यहां से वापस लौटने की यात्रा की लंबाई लगभग इक्वेटर का एक चक्कर लगाने के बराबर थी। इसीलिए इस यात्रा में उसने पुर्तगाल के सबसे माहिर जहाजियों को अपने साथ शामिल किया। वास्को खुद साओ ग्रेबियल नाम के जहाज का कमांडर बना और इसके अलावा एक दूसरे जहाज साओ रफाएल को उसका भाई पाओलो कमांड कर रहा था। कई देशों की यात्रा करते हुए आखिरकार तकरीबन 10 महीने बाद वास्को डी गामा मालाबार तक पहुंचा। वास्को 20 मई 1498 को कोझिकोड, जो कि कालीकट के नाम से जाना जाता है, कुडुम्बू तट पर अपना उसने पहला डेरा डाला। कालीकट से जब पुर्तगाली पहली बार यहाँ पर उतरे तो वहाँ रहने वाले लोग उन्हें ईसाई महसूस हुए, क्योंकि उनकी वेशभूषा ईसाइयों जैसी थी। बहरहाल जिस रोज पुर्तगाली पहुंचे, कालीकट का राजा, जिसे पुर्तगाली जारो रिम कहते थे, तब अपनी दूसरी राजधानी में गया हुआ था। जब उसे खबर मिली कि एक विदेशी बेड़ा उसके राज्य में पहुंचा है तो वापस कालीकट आया और उसने वास्को डी गामा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ही वास्को डी गामा भारत तक समुद्री रास्ते खोज पाने में सफल हो सका, लेकिन वो कालीकट और पुर्तगाल के बीच में समझौता कराने में नाकामयाब हो गया। ऐसे में उसे डर था कि वो लौटकर वापस क्या बताएगा। कालीकट से अरब व्यापारियों को भी डर था कि पुर्तगाली न सिर्फ मसालों के व्यापार पर कब्जा कर सकते हैं, बल्कि ईसाई धर्म का प्रचार भी आकर यहाँ करेंगे। इसीलिए उन्होंने उस वक्त के राजा जामोरिन के कान भरने शुरू किए। वास्को को नज़रबंद कर दिया गया और लेकिन बाद में उसे अपने देश जाने दिया गया। वास्को डी गामा को खाली हाथ इस वजह से लौटना पड़ा क्योंकि वो पहली यात्रा में नाकाम का रहा। कहा जाता है कि उसके जहाज़ों को लौटते वक्त समुद्री रास्तों का बेहद कड़ा सामना करना पड़ा, क्योंकि हवाएं विपरीत चल रही थी। नतीजन वापस लौटते पुर्तगाल पहुंचते में उन्हें 100 दिन से ज़्यादा लगे और इस पूरे सफ़र में उसके 120 लोगों की जान चली गई और सिर्फ 51 लोग ही उसके साथ सही सलामत लौट पाए। अब इस नए रास्ते की खोज होने के बाद वास्को डी गामा की भी इच्छाएं बढ़ गई थी।
पुर्तगाल का वो हीरो बन चुका था और यात्रा के 2 साल बाद यानी 1501 में राजा मैनुअल ने जंगी जहाज़ों के 2 बेड़े भारत के लिए रवाना कर दिए। व्यापार की कोई संधि नहीं हुई थी। इस बार वो दबंगई के साथ अपनी पहली फैक्ट्री लगाने में सफल हो गए। इसके 1 साल बाद फिर से वास्को डी गामा भारत के लिए निकला और इस बार कालीकट पहुंचते ही उसने तोपों से कालीकट पर हमला कर दिया और खूब गोलीबारी की। कई कोशिशों के बाद भी जब जामोरिन झुकने को तैयार नहीं हुआ तो वास्को डी गामा को वापस लौटना पड़ा। हालांकि कन्नूर में एक दूसरी फैक्ट्री लगाने में वो सफल हो गए। अगली 1 सदी तक भारत से समुद्री व्यापार पर पुर्तगालियों ने एक अधिकार बनाए रखा और 1524 में वो तीसरी बार भारत आया। इस बार उसे भारत में पुर्तगाली वायसराय के रूप में यानी राज करने के लिए भेजा गया था। भारत पहुंचते ही उसने पुर्तगाली अधिकारियों के बीच बढ़े भ्रष्टाचार को निपटाने की कोशिश की। हालांकि कोच्चिन पहुंचने से पर उसे मलेरिया हो गया और मलेरिया की बीमारी के चलते 24 दिसंबर 1524 को उसकी मृत्यु हो गई। कोच्चि के किले में उसे दफनाया गया और 1539 में उसकी अस्थियां वापस पुर्तगाल भेज दी गई। वास्को डी गामा के बारे में और भी तमाम कहानियां हैं कि वो न सिर्फ सफल व्यापार कराने में पुर्तगाल से भारत को जोड़ने में सफल रहा, बल्कि उसने यूरोप और समेत तमाम लोगों के व्यापार को भी छिन्न भिन्न कर दिया था। लेकिन पुर्तगाल से भारत को जोड़ने में जो उसकी सफलता मिली, जो उसका इतिहास लिखा गया, उसमें वास्को डी गामा का सबसे ऊपर नाम आता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।